इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th में राजस्थान अध्ययन में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अंतर्गत तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जिसमें हमने बिजोलिया पढ़ लिया था, बेगू पढ़ लिया था, भरतपुर पढ़ लिया था, मेव आंदोलन पढ़ लिया था, है ना, अलवर किसान आंदोलन और बूंदी वाला पढ़ लिया था। अलवर का किसान आंदोलन एवं निमुचना हत्याकांड ये हमने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। बूंदी के बाद अगला जो आंदोलन दे रखा है, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। तो आज जयपुर, मारवाड़ और बीकानेर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन, इसको हम कवर करेंगे। ये वैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें खास करके आने वाले एग्जाम जो वन रक्षक और सीईटी 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ही है। यस, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। जिस प्रकार दूसरे रियासतों में लाग बाग अत्यधिक लगाए जा रहे थे, किसान परेशान थे, तो वहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए हैं, बिजोलिया में हुए, बेगू में हुआ, फिर बाद में बूंदी, अलवर, इन सब जगह किसान आंदोलन हो रहे थे। तो उसी प्रकार जयपुर क्षेत्र में भी जो ठिकाने पड़ते थे, वहाँ के जागीरदार भी किसानों के साथ इसी प्रकार से अत्याचार कर रहे थे, जिसके विरोध में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे शासकों के आतंक, अत्याचारों और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का जो मूल केंद्र है, राज्य का पश्चिमी भाग, जयपुर राज्य का जो पश्चिमी भाग है, शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। ये जयपुर रियासत के प्रमुख केंद्र रहे थे। जो जयपुर राज्य का जो पश्चिमी भाग है, जयपुर राज्य ये अपना राजस्थान है, यहाँ पर जयपुर पड़ता है। और जयपुर का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर इस क्षेत्र में ये शेखावाटी, तोरावाटी, कांकरी नदी का प्रवाह क्षेत्र पड़ते हैं, पर तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है, सांबर है, सीकर है, खेतड़ी, ये ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने से हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न पूछा जाएगा कि जयपुर राज्य में किसान आंदोलन का आरंभ या श्री गणेश कौन से ठिकाने से हुआ है? तो सीकर ठिकाने से हुआ है। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है जयपुर राज्य के अंदर, वो सीकर ठिकाने से हुई है। एक चीज तो आप यहां से याद रखोगे, ये 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी है। सीकर का जो नया राजा बना कल्याण सिंह, उन्होंने 1922 में जो भूमि टैक्स लिया जाता भूमि कर, उसमें 25 से 50% की वृद्धि कर दी गई है। उसने किसानों को ये आश्वासन दिया कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही जो लागू है उसमें छूट दे दी जाएगी, कि इस साल तो आप भर दीजिए, अगली साल हम आपको छूट दे देंगे। ऐसा नया जो राव बना था कल्याण सिंह, उन्होंने किसानों को कहा कि अगले साल हम आपको छूट दे देंगे। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया।
यानी अगले साल उन्होंने छूट नहीं दी तो किसान खिन्न हो गए और क्रोधित हो गए और आंदोलन आरंभ कर देते हैं। सीकर में आंदोलन शुरू कर दिया। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। रामनारायण जी चौधरी जी जो कि बेगू क्षेत्र और ये राजस्थान सेवा संघ से भी जुड़े हुए थे, नेशनल लेवल पर आंदोलन चला रहे थे, तो अब ये जो है वो सीकर आए और सीकर में जब आए तो यहाँ के जो किसान थे वो भी काफी मोटिवेट हुए और आंदोलन, किसान आंदोलन भी प्रोत्साहन मिला, इस आंदोलन को भी प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का कौन सा ऐसा किसान आंदोलन जिसकी गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी है। ऑप्शन मिल जाएगा आपको, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, नीमू चना हत्याकांड या सीकर आंदोलन। तो फिर बताएंगे हम कि सर सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी। फिर ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए, नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। तो राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त कराने से पहले ही भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया। जरीब उन्होंने छोटी लगा दी। तो सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में भी वृद्धि कर दी। एक तो वो जरीब को छोटी लगा करके भूमि का मापन कर रहा है और दूसरा इजाफा के नाम पर लगान भी वृद्धि कर दी है। जो बीघा भूमि है उस पर 2 आना भूमि कर वृद्धि कर दी जाती है। जरीब की लंबाई के मापने को लेकर के और भूमि कर में जो की गई वृद्धि के कारण किसानों में असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ यानी शेखावाटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार से जब वो जरीब को भी छोटी लेकर के माप रहे हैं, लाग बाग भी वो ज्यादा लगा रहे हैं, तो फिर सब जाट है इधर जिस प्रकार से बिजोलिया क्षेत्र में धाकड़ का इन जाति का ज्यादा था, वैसे मारवाड़ क्षेत्र में जो शेखावाटी क्षेत्र है उधर जाट है। तो जाट सभा, जाट नेता ये ज्यादा जुड़े थे। जाट नेताओं ने शेखावाटी के गांवों में पहुंच करके कृषक किसानों से संबंध स्थापित कर और ठिकानेदारों को भूमि का लगान न देने के लिए समझाया था। यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हुए थे, अब वो शेखावाटी के गांव जाकर के किसान लोगों को, जाटों को समझा रहे थे कि किसी भी प्रकार की अपने को लाग बाग नहीं देनी है। भरतपुर के जाट नेता देशराज ये भी आए हैं। देशराज ने सीकर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया, जिससे उनमें एक नई ऊर्जा, नई चेतना उत्पन्न हुई है। पहले कौन आए हैं? रामनारायण जी चौधरी आए हैं, हरि ब्रह्मचारी जी आए हैं। उन्होंने इस क्षेत्र को मतलब यहाँ जब आए हैं तो किसान आंदोलन को और प्रोत्साहन मिला है। अब देशराज जी आए हैं, भरतपुर के देशराज जी आए और इन्होंने सीकर और शेखावाटी के जाटों में लड़ने के लिए प्रेरित किया, अपने अधिकारों को साथ अधिकारों के लिए लड़ने के लिए इन्होंने प्रेरित किया और संघर्ष करने का प्रेरित किया। 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी के पर्व पर, इस पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वावधान में भव्य समारोह हुआ था
जिसमें 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में एक सभा आयोजित किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया है कि हम एक महायज्ञ करेंगे, अधिक से अधिक इसमें जाट और किसान लोग इसमें आएंगे और हम जो हमारे ऊपर जागीरदार और शासक जिस प्रकार से अत्याचार कर रहा है तो इसके विरुद्ध हम यज्ञ करेंगे और भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। अब जब महायज्ञ में जो अध्यक्ष है वह अध्यक्ष की हम हाथी पर सवारी करेंगे तो मना कर दिया, हाथी देने से मना कर दिया। तो किसानों और शासकों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। शासक और किसानों के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है, किसानों और शासकों के बीच में। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में हुआ था। यह महायज्ञ किसानों द्वारा किए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई है। इसके अंदर किसानों के द्वारा किए गए भाषणों में जो ठिकाने की नीति है, जो ठिकानेदार जागीरदार है, उनकी नीतियों की आलोचना की है। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने, जब राव राजा यानी राव राजा जी ठिकानेदार की आलोचना की तो राव राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने जाट सभा के जो सचिव थे चंद्रभान को गिरफ्तार करके 6 सप्ताह की जेल और 51,000 रुपए का दंड दिया गया। ये राव राजा ने ऐसा किया तो जाटों ने जब इसका कड़ा विरोध किया, नाम ध्यान रखना आप है ना, चंद्रभान को, ये जाट सभा के सचिव थे। प्रश्न आ जाए कि जब 1934 में सीकर जिले में महायज्ञ किया गया था तो उसमें जब कटु आलोचना की राव राजा की तो किस जाट नेता को गिरफ्तार किया गया है? तो हम बताएंगे चंद्रभान को, जो सचिव थे जाट सभा के, उनको गिरफ्तार कर दिया गया और 6 सप्ताह की जेल, 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तो जाटों ने इसका बड़ा विरोध किया। ठीक है, तो ये थे अपना महायज्ञ, जिसमें कहा जाता है कि किसानों ने, जाटों ने 100 मन घी की आहुति दी थी। 100 मन घी की इसमें आहुति दी गई इस यज्ञ में। और उस समय इस यज्ञ में 35 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। 35 लाख लोग इसमें इकट्ठे हुए। ठीक है, उसी प्रकार से सीहोट सीकर में सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में महिला किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया था। दुर्व्यवहार के कारण 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया और जिसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। याद आया होगा, पहले भी पढ़ा था इसमें अपन ने, कठराथल सभा। कौन सी सभा थी ये? कठराथल सभा। कठराथल सभा कब हुई थी? कठराथल सभा सीकर में 25 अप्रैल 1934 को हुई है और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। और यह सभा किसके विरुद्ध हुई है? तो सीहोट के ठाकुर मान सिंह, जो सोतिया का बास गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण यहाँ पर सभा हुई है, जिसमें उत्तमा देवी ने एक ओजस्वी भाषण दिया था। उत्तमा देवी ने ओजस्वी भाषण दिया था। ये देखा अपन ने कठराथल सभा। चले आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुंदन गांव में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा है। सीकर जिले के सीकर जो ठिकाना था, उस सीकर ठिकाने का एक गांव है कुंदन गांव। कुंदन गांव में राजस्व अधिकारी पुलिस लेकर के आया और वहां से लगान वसूलने लगा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी
और पुलिस ने गोलियां चला दी, किसानों पर गोलियां चला दी, जिसमें 4 जाट मारे गए, 14 किसान घायल हो जाते हैं। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम, टिकुराम तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। और इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी है। ओके, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की ऐसी कौन सी घटना है, ऐसा कौन सा हत्याकांड है जिसकी गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी है? तो बताएंगे जयपुर के कुंदन गांव, जयपुर यानी जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत या सीकर जिला के कुंदन गांव की जो घटना है उस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई। ओके, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है कुंदन गांव। और इससे मजबूर होकर के जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा है। तो ये था कुंदन गांव की घटना। कब हुई थी? अप्रैल 1935, और जिसमें राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से किसानों से भूमि कर लगाने, भूमि जो टैक्स है वो लेने के लिए आया था। किसानों ने विरोध किया तो पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हो गए। 175 जाट जो किसान है उनको गिरफ्तार किया गया। ठीक, आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद भी, आतंककारी साधन जिसमें गोली चला रहा है, इस प्रकार से चला रहा है, उसके बावजूद भी जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा। किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला दापी देवी थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना भाई, दापी देवी का नाम आने वाले एग्जामों में ये भी पूछा जाएगा। दापी देवी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो सीकर किसान आंदोलन से है। प्रश्न आएगा कि सीकर किसान आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? तो बताएंगे महिला दापी दादी, महिला दापी दादी ये थी। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नाव, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह बेरूपुरा और लेकराम कसवाली। ये इस सीकर आंदोलन के प्रमुख किसान नेता हुए थे। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम, पृथ्वी सिंह, पन्ने सिंह, हरू सिंह, गोरू सिंह, ईश्वरी सिंह और लेकराम। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी बीच शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। 1933 ईस्वी में खेजड़ी, डूंडलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, चखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया गया। ठीक, एक ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो 4-5 नाम आए हैं उसको विशेष तौर से ध्यान रखना। डूंडलोद झुंझुनू में पड़ते हैं, डूंडलोद, नवलगढ़, मंडावा और बिसाऊ, एक मलसीसर, ये 5 ठिकाने हैं। इनको शेखावाटी का पंचपाणा कहा जाता है। शेखावाटी का पंचपाणा याद रखेंगे। शेखावाटी के पंचपाणे में कौन कौन से आते हैं? BDMMN, ठीक है, BDMMN। एक तो हो जाएगा बिसाऊ, डूंडलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। ये 5 ठिकानों को शेखावाटी के पंचपाणे कहलाते हैं। शेखावाटी के पंचपाणे बहुत सी बार पूछा गया है कि शेखावाटी के पंचपाणे में कौन सा ठिकाना नहीं आता या कौन कौन से आते हैं, तो ये ध्यान रखना।
16 मई 1934 ईस्वी को हमीरवास के ठाकुर, हमीरवास जो ऊपर आया था ठिकाना, हमीरवास का जो ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जल करके राख हो गए। इसी प्रकार ढूंढलोद के जो ठाकुर है, ढूंढलोद का जो ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया और उनके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ अस्त्र शस्त्र लेकर के आया और किसानों पर लाठियां तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया है जयसिंहपुरा गांव में। ये घटना हो रही है जो 16 मई 1934 को तो हनुमानपुरा गांव की घटना हुई थी। हनुमानपुरा गांव की जो घटना है वो हो रही है 16 मई 1934 को, ठीक है। और कुछ ही दिनों बाद यानी कि 21 जून, एक महीना और 4-5 दिन और निकले थे, 21 जून 1934 को, 21 जून, ये सन याद रखना, 21 जून 1934, जिसमें जयसिंहपुरा कांड तो कई बार पूछा हुआ है। 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा गांव में यहाँ पर हमला कर दिया है। ढूंढलोद के ठाकुर का जो भाई था हरनाथ सिंह जी आया और सशस्त्र यानी अस्त्र शस्त्र दे करके सैनिकों को भेजा, उन्होंने व्यक्तियों को भेजा। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावाटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर के डट करके मुकाबला किया। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की ओर से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया, प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त करवाए। शेखावाटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की। नाजिम ने किसानों की शिकायत की पुष्टि की, उसके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणाम स्वरूप 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया आरंभ हुई और शेखावाटी और सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई थी, ठीक है। और एक घटना इसमें दी नहीं है, आप ध्यान रख लेना। जिस जयसिंहपुरा गांव की जो घटना होती है 21 जून 1934 को, फिर इसके बाद में बड़े क्षेत्र में इसका विरोध किया गया और फिर जयपुर के जो शासक थे फिर उन्होंने इस घटना के बाद में मुकदमा दर्ज करवाया और जो भी दोषी लोग थे उनको सजा मिली। ये पहली बार ऐसा हुआ कि रियासत काल में दोषी व्यक्ति है उनको सजा मिल रही है जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड के बाद इस घटना में। हाँ, तो सन याद हो जाएगी आपको 1934 जयसिंहपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट, सीकर व शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की है। इस प्रकार से शेखावाटी और सीकर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है उसका संघर्ष समाप्त होता है। अब बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ का किसान आंदोलन वो जयपुर क्षेत्र, जयपुर रियासत का पड़ा था। मारवाड़ क्षेत्र में देखते हैं जयपुर राज्य के शेखावाटी के जाट आंदोलन का प्रभाव अब मारवाड़ के डीडवाना और सांबर परगना तथा शेखावाटी से लगे अन्य क्षेत्र के जाटों पर भी पड़ा। अब इधर बिजोलिया क्षेत्र इसे चलना आरंभ हुआ, जो शेखावाटी क्षेत्र में पहुंचा, शेखावाटी से अब मारवाड़ तक पहुंच जाता है। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा ये भी कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई है। अभी एक बार तो वनपाल में, वन रक्षक में पूछ लिया है, आगे भी पूछा जाएगा कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई है, तो हम बताएंगे मई 1938 में इसकी
स्थापना होती है मारवाड़ लोक परिषद 1938। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई, ऐसे याद रखना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उसी साल मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हो रही है। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया और सरकार की कटु आलोचना की है। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पाशविक दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया है। कौन? जागीरदार। जागीरदार है ना, जो जागीरदार है उनको लगा कि किसान आंदोलन के लिए यहाँ पर जो लोगों को उकसाया जा रहा है, किसानों को उकसा रहे हैं, तो ये मारवाड़ लोक परिषद के नेता उकसा रहे हैं, तो उनके साथ अब मारवाड़ परिषद के जो कार्यकर्ता है उनके साथ कड़ाई और पाशविक दृष्टिकोण अपनाने लग गए हैं। यस, 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। जो मारवाड़ लोक परिषद चल रही थी तो उसने वे चंद्रावल गांव में हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे कि हमारा जो शासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, न कि उनके मनमानी से शासन होना चाहिए, ऐसा नहीं हो। उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया 28 मार्च 1942 को। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए ऐसा काम करने के रोकने हेतु आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिसमें 25 व्यक्तियों को गहरी चोट आई और सोजत के मीठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम और चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हो जाते हैं। सोजत के मीठालाल, विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमल ये भयंकर रूप से घायल हो जाते हैं। तो चंद्रावल गांव की घटना याद रखोगे। पहली चीज तो ये याद रखना कि प्रश्न यूं आ सकता है कि चंद्रावल गांव की जो घटना है वो किस किसान आंदोलन से हो। ऑप्शन में आएगा जयपुर किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन। तो चंद्रावल गांव की घटना मारवाड़ किसान आंदोलन से। फिर दूसरा प्रश्न है कि चंद्रावल गांव की घटना कब हो रही है, तो 28 मार्च 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुआ है, तो इस प्रकार से आप 1942 याद रखना, चंद्रावल गांव की घटना हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रावल गांव की घटना हो गई है। फिर उसके बाद 13 मार्च 1947 को 13 मार्च 1947 को डाबड़ा, कहाँ पड़ता डाबड़ा? डिडवाना परगना में पड़ता, नागौर जिले के अंदर है अभी। पर डाबड़ा गांव में किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर और द्वारका दास पुरोहित, राधा किशन बोरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरीश कुमार चौधरी, CR चौपासनीवाल आदि भाग लेने के लिए डाबड़ा पहुंचे हैं। डाबड़ा पहुंचे और वहां पर डाबड़ा में स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास पर रुके थे, यहाँ ठहरे थे। तो प्रश्न आ जाए कि 1947 में देश आजाद हो रहा था, उसके कुछ ही दिनों पहले की घटना है कि डाबरा गांव में किसानों के और लोक परिषद के जो किसान हैं उनका एक सम्मेलन रख रहे हैं, सभा रख रहे हैं। तो प्रश्न कैसे आएगा कि 1947 में जो डाबरा कांड हुआ था वो किनके निवास पर घर में रखा गया था, किनके घर पर निवास स्थान पर रखा गया? तो मोतीलाल चौधरी, मोतीलाल जी चौधरी के घर पर ये रुके थे। जागीरदार ने पहले ही किसान सम्मेलन को न होने के लिए तैयारी कर रखी थी।
जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर डाबरा पहुँचते हैं, मोतीलाल चौधरी जी के घर पर पहुँचते हैं और उन्होंने जागीरदार के जो आदमी भेजे हुए थे, मोतीलाल के घर पर लाठियां और तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नृशंसतापूर्ण पिटाई करने लगे, जिसमें मोतीलाल जी चौधरी की माता के पैर काट दिए गए और मोतीलाल जी के पिता और भाई को मार दिया गया, पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। गांव के चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया है। डाबरा कांड इस डाबरा कांड की सर्वत्र निंदा की गई यार कि ये तो जागीरदार ने बहुत ही गलत काम किया यहाँ पर आते आते हैं। ठीक है, तो ये था डाबरा कांड। कब हो रहा? 1947 में। इससे पहले हमने चंद्रावल घटना पढ़ी थी। दोनों की सन बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रावल गांव की घटना और डाबरा कांड, डाबरा 1947। यस, आगे बात करते हैं। अब आगे आ रहा है बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन की बात करें, बीकानेर राज्य के कुल 2917 गांव थे, जिसमें 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावाटी के जाट आंदोलन का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशनों में और सीकर में 20 और 29 जनवरी 1934 को जो विराट जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ था, उसमें सक्रिय रूप से भाग लिए थे। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ और राजनीतिक चेतना भी उनमें आती है। उस समय बीकानेर राज्य के जागीर क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। किसानों पर कितने प्रकार की लाग बाग लगाई जा रही थी? बीकानेरी राज्य के जागीर क्षेत्र में 37 प्रकार की लाग बाग लगाई जा रही थी। किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। 1937 में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। 1937 में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु कोई परिणाम उस समय नहीं निकलता है। बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव, जो कि चूरू में है, अभी वर्तमान में कौन से जिले में है? ये चूरू के पास में है। पहले यह बीकानेर रियासत के अंदर आता था। आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई है, हनुमान चौधरी। तो ध्यान रखना, दूधवा खारा किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? हनुमान चौधरी के नेतृत्व में होता है। तो वो जो दूधवा खारा का जो ठाकुर है, उनके अत्याचार है, उसके विरुद्ध आवाज उठाई। इसके लिए भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला था। बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह, उनसे मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचते हैं। हनुमान सिंह जी चौधरी पहले शार्दुल सिंह से मिले हैं, बाद में अपन कई सारे साथी को लेकर के शार्दुल सिंह से मिलने के लिए माउंट आबू पहुंचते हैं। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह आबू से लौट रहे थे तब रतनगढ़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1945 में हनुमान जी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 वर्ष का कारावास इनको दिया गया है। 5 साल का आपका कारावास रहेगा। उसने जेल में भूख हड़ताल कर दी। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अप्रैल 1945 को हनुमान जी को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराज ने उसे शांत करने के लिए
100 मुरबा जमीन गंगापुर क्षेत्र में देने का प्रलोभन भी दिया है। हनुमान जी को बोला कि हनुमान चौधरी जी को कि आप ये गंगानगर क्षेत्र में आप 100 मुरबा जमीन ले लीजिए, 100 मुरबा जमीन ले लीजिए आप, लेकिन जिस प्रकार से आप किसानों को बता रहे हैं, किसानों को रास्ता दे रहे, वो बंद कर दो। बट हनुमान चौधरी ने किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आते हैं और वो जमीन लेने से भी मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे। 2 बार और जेल गए, एक बार तो पहले जेल चले गए थे 1945 में, दूसरी बार वापस ये जेल जा रहे, 2 बार और जेल चले गए। अंत में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई है जब जेल से मुक्त किया गया 1948 में। 1948 में यहाँ पर बीकानेर में एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो रही है। यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ और वो अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे थे। जब जब भी किसानों पर अत्याचार होने लगा तो उनके खिलाफ वो आवाज उठाने लगे हैं, इससे प्रेरित होकर के। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया गया। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिसमें अनेक कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह शहीद हो जाते हैं। ठीक है, बीरबल सिंह शहीद हो जाते हैं, रायसिंह नगर की घटना के कारण है। अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसिंह नगर कांड की समीक्षा की है। तो ध्यान रखना, ये रायसिंह नगर कांड कब हो रहा है? 1946 को हुआ है। 1 जुलाई 1946 को ये रायसिंह नगर कांड हुआ था। फिर एक और भी याद रखना, यहाँ के नेताओं ने, किसानों ने बीरबल सिंह की शहीद बीरबल दिवस भी मनाया गया। ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न आता है। तो बीरबल दिवस कब मनाया गया? जुलाई, दिसंबर नहीं है, जुलाई है, 17 जुलाई। 1 जुलाई को ये कांड हो रहा है और 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। शहीद बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 है। इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। हाँ, हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर के सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। बीकानेर प्रजा परिषद जो हनुमानगढ़ में नियुक्त थे मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी, उन्होंने यहाँ से सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और बीकानेर प्रजा परिषद की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। 3 सितंबर 1946 ईस्वी के घोगामेड़ी गांव में विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जहां जागीरी प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 ईस्वी में अकाल और सूखे के समय में कांगड़ के जो कांगड़ा है, कांगड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा। ये कांगड़ा कांड है, इसकी भी सन याद रखना, अक्टूबर 1946 में हुई थी। कांगड़ा कांड की घटना 1946 है। ये जो है जितने भी कांड हुए हैं उसको आप किताब ला रखी होगी, तो उन कांड जितने हुए हैं उनके सन सबको एक साथ लिख देना, ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। और यहाँ से प्रश्न तो आना ही है। यस, तो जागीरदार, एक सेकेंड, किसानों के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया। जब अकाल पड़ गया था, सूखा था,
तो भी वो किसानों से पूरी लगान ले रहा था। तो कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे हैं कि महाराज, शार्दुल सिंह जी थे इस टाइम पे, कि अकाल पड़ गया है, फिर भी ये जागीरदार इतनी लाख बाग जो पैलेस ले रहा वो ले ही रहा है, हम ये इतना पैसा वगैरह कहाँ से लाए हैं। इससे जागीरदार आग बबूला हो गया कि मेरी शिकायत लेकर के कैसे चले गए। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए और इस कांगड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई है। ठीक है, कांगड़ा कांड, एक तो प्रश्न आएगा कि कांगड़ा जो कांड है ये कौन से रियासत से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये बीकानेर रियासत से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा ये कांड कब हुआ था, तो बताना अक्टूबर 1946 में। ओके, अंततः यह संघर्ष 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। उसके बाद में बीकानेर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन चल रहा था यह भी समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी थे, कुंभाराम आर्य, इनका भी आप ध्यान रखना, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेगार न देने के लिए बिगुल बजाया था। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे हैं और उन्होंने किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक लिखी थी। ये किताब भी इम्पोर्टेंट है। किसान यूनियन क्यों पुस्तक के लेखक कौन है, कुंभाराम आर्य हैं। सामंती व्यवस्था के विरुद्ध किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा है। तो ये हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जागीरदार किसानों पर अत्याचार करते थे, बट किसान उनका विरोध किया और एकजुट होकर के जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरुद्ध आवाज उठाई, लड़ाइयाँ लड़ी और गोलियां भी खानी पड़ी तो खाई, लेकिन किसी भी प्रकार से जागीरदारों के सामने झुके नहीं। अंत में किसानों की, सब जगह देखा अपने किसानों की विजय होती है। तो ये देखा था किसान आंदोलन। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न देख लेते हैं इनको। किसान आंदोलन के लिए बिजोलिया राजस्थान के कौन से जिले में है, तो अभी वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में, और ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। 1897 में भीलवाड़ा के गिरधारीपुरा गांव में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, 44 वर्षों तक चला। 1941 में ये समाप्त हुआ है। तो इस प्रकार देश में सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया था, अहिंसात्मक तरीके से चला था। विजय सिंह पत्तिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पत्तिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। जन्म गुठावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारत में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जो कानपुर से यह प्रताप समाचार पत्र प्रकाशित होता है। और इसी समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में चर्चा का विषय बनाया था। 1931 में भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1931 में भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता भोजी लंबरदार थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में किस किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है? तो अलवर का नीमूचुना हत्याकांड, जो 14 मई 1925 को हुआ, जिसमें जनरल छाजू सिंह ने गोलियां चलाने के आदेश दिया, जिसमें कई सारे किसान, सैकड़ों किसान शहीद हो गए थे। तो ये देखा है हमने किसान आंदोलन। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना। सब्सक्राइब तो आपने कर रखा होगा। तो कोशिश करूंगा मैं कि जल्दी ही आपको ये पूरी जो है बुक जब आप अपलोड कर दूंगा तो लाइव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपसे। थोड़े दिन के लिए मैं बाहर भी जाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि वीडियो रिकॉर्ड करके मैं जाऊंगा, ताकि प्रतिदिन ये क्लास आपको मिलती रहे। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।